अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। जल्दी से ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी चेक करो जल्दी। ओके 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 ओके, चलिए बेटा, let us get started. As you all of know that we are discussing about the aims of education in context to Radha Krishna Commission. We are done with that. Another we have Mudliar Commission, that is secondary education. So today we are supposed to continue this class, and inshallah we are going to complete it. Now we have Kothari Commission, and then there are two policies. One is 1986 and another is 2020. ठीक है बेटा, तो चले लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे जी हाँ बेटा, जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? एम्स ऑफ एजुकेशन। हालांकि पूरा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना नहीं है, आपको खाली फोकस करना है किस पे? एम्स ऑफ एजुकेशन पे। जो ही सिलेबस निकल के आता है ना, आपसे प्रॉमिस है, अगर वहां पे मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस में उतनी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर वहां पे ये डॉक्यूमेंट फिर से उन्होंने अगर सिलेबस में रखे तो हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए लेट वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिलेबस पोर्शन। ठीक है बेटा, तो जो जो टॉपिक सिलेबस के अंदर है हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो ही सिलेबस निकल के आता है फिर हम आपको वो वाला पोर्शन जो ऐड हो चुका होगा, जो डिलीट हो चुका होगा, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा टाइम भी बच जाएगा, अगर मैं इन पे फोकस करूंगा ना तो मुझे लगता है कि टाइम निकलता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से हम उसी चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे, यानी फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस से दूर नहीं भागेंगे। और अगर आप देखोगे पुराने सिलेबस की अगर हम बात करेंगे या पुराने पेपर्स की अगर हम बात करेंगे, 95% सिलेबस के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है 100%, लेकिन वो दो चार क्वेश्चन वो इधर उधर कर रहे हैं, वो एक्चुअली सिलेबस के ही अंदर होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो इधर उधर क्वेश्चन कभी कभी डालते हैं। लेकिन 95% की अगर हम बात करेंगे तो 95% आपका सिलेबस में ही होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो चलिए एज पर द सिलेबस अगर हम बात करेंगे, वी हैव एम्स ऑफ एजुकेशन। शाबाश, वी हैव एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू, जी हाँ बेटा, अकॉर्डिंग टू मुडलायर कमीशन, लक्ष्मण स्वामी मुडलायर, लक्ष्मण स्वामी मुडलायर, तो मुडलायर कमीशन। ठीक है बेटा, तो ये जी आपका क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, वी मस्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट कमीशन। तो कमीशन क्या है, कमीशन में कौन सा चेयरमैन है, कमीशन के अंदर कितना ड्राफ्ट वगैरह, कितने चैप्टर्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बेटा अच्छी तरह से आते हैं। मैं अभी मैंने कल भी आपको बताया था कौन से क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगा। जब वो क्वेश्चंस आप देखोगे आप बहुत खुश हो जाओगे कि रियली हम ये सारी चीजें हमें पता है। तो एलएस मुडलियार कमीशन यानी लक्ष्मण स्वामी मुडलियार कमीशन है, जिसका जो, हाँ, इसमें थोड़ा बहुत हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे बेटा। अगर हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे, तो पहला कमीशन कौन है? पहला कमीशन है राधा कृष्ण कमीशन, जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया है ना। तो अगर देखा जाए कि इट वाज ए चैलेंज, चलो बाय वन वे और अदर वे राधा कृष्ण कमीशन ने जितने भी रिकमेंडेशन दिए हैं वो सारी चीजें एम्स ऑफ एजुकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि क्यों जरूरी था पहले
ही व्हाट क्या कहते हैं हायर एजुकेशन, इजंट इट? नाउ उसके बाद जब हालात थोड़ा बहुत अच्छी तरह से स्टेबलाइज हुई तो उन्होंने कहा, राधा कृष्ण ने इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखा था कि सेकेंडरी एजुकेशन इज द वीकेस्ट लिंक इन आवर कंट्री। तो इसी बात को लेकर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में था ना, वो था सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे ना बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझना है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जनरली जनरली टिप ऑफ द टंग हमारे जुबान पे तीन ही चीजें आती हैं। वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी एंड अनदर इज टेरिशरी। टेरिशरी तो प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन इट इज द बेस ऑफ एंटायर एजुकेशन, इजंट इट माय डियर? बहुत सारी फिलॉसफीज, बहुत सारे कमीशन ऐसे हैं जो कहते हैं अगर आप लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, यू विल नेवर थिंक ऑफ डेवलपमेंट। नो, नॉट एट ऑल। तो डेवलपमेंट लाइज इन मैथ एजुकेशन। आपको मैथ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कहां मिल रहा है बेटा? दैट इज प्राइमरी एजुकेशन। यहां पे सारे बंदे नहीं पहुंचते हैं, हायर एजुकेशन में सारे बंदे नहीं पहुंचते। तो मैथ एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट? हायर एजुकेशन। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, बिकॉज हर एक बच्चे को हमने क्या करनी है? प्रोवाइड एजुकेशन एट व्हाट लेवल? प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन। और आप देख सकते हो फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर, इट इज द ब्रिज बिटवीन। जी हाँ बेटा, सेकेंडरी एजुकेशन आप बहुत, इट इज एक्चुअली द सेकेंडरी एजुकेशन इज अ कंट्रोवर्शियल इशू। Controversial issue means there are so many committees, there are so many programs and policies जो एज को लेकर काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। वो आगे भी हम आपको बताएंगे। कोठारी कमीशन एक चीज बोल रहा है, मुडलियर एक चीज बोल रहा है, मतलब सार्जेंट रिपोर्ट वगैरह वो कुछ और चीज बोल रहे हैं। तो इट इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल। तो सेकेंडरी एजुकेशन, जब जब राधा कृष्ण ने कहा कि मैंने पहले पूरे इंडिया, एंटायर इंडिया को सर्वे किया, तो मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि सबसे ज्यादा खतरा जो है दैट लाइज विद द सेकेंडरी एजुकेशन, बिकॉज इट इज द लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, क्योंकि ये लिंक करेगा ना किसको? प्राइमरी से निकल के आपको कहां जाना है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपको इतनी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आप यूनिवर्सिटी का ताला खोल सकते हो। यूनिवर्सिटी का ताला खोलने के लिए देखो बेटा, प्राइमरी एजुकेशन जाने के लिए आपको किसी ताले या चाबी की जरूरत नहीं लगती है। इट इज फ्री, इट इज फ्री। सेकेंडरी एजुकेशन में भी आपके पास मतलब 12th तक आप ऐसे ही चले जाते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपके पास चाबी है ना, तब जाके आप यूनिवर्सिटी का गेट खोल सकते हो, यानी यू क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड देन यू कैन एंटर इनटू द सेकेंडरी टर्शियरी एग्जाम, टर्शियरी सिस्टम, दैट इज हायर एजुकेशन। तो इसका मतलब है हमें किस चीज को स्ट्रांगली एडवोकेट करना है? इट इज सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन जो है, दैट इज वाई जो राधा कृष्ण है उसने कहा इट इज द वीकेस्ट ने। बेटा मार्क माई वर्ड्स, ये 100 बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे मैं पीजी एंट्रेंस की बात करूंगा, चाहे मैं नेट की एग्जाम की बात करूंगा, चाहे मैं सीटेट की एग्जाम की बात करूंगा ना, हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं। वो कहते हैं सिंस इट इज सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये मुडलियार ने कहा होगा। नो, बेसिकली ये जो कमेंट है ना, कौन सा कमेंट? यही कि secondary education is the weakest link in our country. It is a statement given by Radha Krishna. It is given by Radha Krishna, याद रखेंगे, ठीक है? तो इसलिए सेकेंडरी एजुकेशन को पूरी तरह से अब डेवलप करने के लिए aim was now to develop the entire education system. So that is why उन्होंने कमेटी बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एक कमीशन, जिसका चेयरमैन किसको रखा गया? लक्ष्मण स्वामी मुडलियर, hence coined after his name. जी हाँ बेटा, hence coined after his name as मुडलियर कमीशन। मुडलियर कमीशन, याद आया बेटा? तो याद क्या रखना है? सेकेंडरी एजुकेशन। कभी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है ना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन का नाम बताओ, तो आप नाम भूल जाते हो। हाँ, आप राधा कृष्ण लिखते हो, अरे नहीं भाई
राधा कृष्ण तो हायर एजुकेशन का है, आपको मुडलयर लिखना है। कभी कभी LS लक्ष्मण स्वामी, स्पेलिंग में कभी कभी मिस्टेक आती है, आप बिलीव नहीं करोगे, स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, आपको दिमाग में रखना, इट इज लक्ष्मण स्वामी मुडलयर। सर्वपल्ली राधा कृष्णा, वो आपको याद रखना है। तो लक्ष्मण स्वामी मुडलयर इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। ठीक है बेटा, चलिए 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 चलिए। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इसको अपॉइंट किया। गवर्नमेंट ने, कहते हैं इट वाज एक्चुअली 23rd of September। जी हाँ बेटा, डेट याद रखो, खाली सितंबर मत याद रखो, डेट पूरा डे याद रखो, 23rd September 1952। तो ये इस कमीशन को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। वेरी नाइस। और चेयरपर्सन कौन था, शाबाश, चेयरमैन वाज लक्ष्मण स्वामी मुदलायर। मुडलायर, ठीक है ना बेटा, hence coined after his name as मुडलायर कमीशन। ये बेटा याद रखो, that's very much important। और ये जो लक्ष्मण स्वामी मुडलायर था ना, इसको ये बनारस यूनिवर्सिटी का, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी का VC था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन, कभी कभी नहीं, पूछे गए हैं बेटा, पूछे गए हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी के VC रह चुके हैं। सॉरी, नॉट नॉट बनारस, इट इज मद्रास। आई एम सॉरी, इट इज मद्रास। बनारस यूनिवर्सिटी का मैं, मुझे वही वाला याद है, मद्रास यूनिवर्सिटी, सॉरी, वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा सर्वे करने के बाद, पूरा जब इसने पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, उसने पूरी तरह से सेकेंडरी एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी इसको कमेंट्स करने थे, लाइक एम्स क्या होने चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, वो रिकमेंडेशन पार्ट में आएगी। लेकिन हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करना। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको मैं बता देता हूँ। तो पूरा डॉक्यूमेंट जब तैयार हुआ तो इसने अपना रिपोर्ट जो है कब सबमिट किया, इट वाज एक्चुअली August 29। जी हाँ बेटा, इट वाज एक्चुअली, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, 1953, यस माय डियर। तो ये अगस्त 29 1953 इसने अपने रिपोर्ट को क्या किया, जी हाँ बेटा, सबमिट किया। और सबमिट किया, लेकिन इसके अंदर कितने पेजेस थे, तो 250 पेजेस थे और 15 चैप्टर्स थे। ठीक है बेटा, 250 पेजेस, इस रिपोर्ट के अंदर 250 पेजेस थे और चैप्टर्स कितने थे, 15। यस माय डियर, 15 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स, मस्ट रिमेंबर, वेरी गुड। और ये जो कमेटी बनाई गई, ये जो पूरा कमीशन बनाया गया, कितने टोटल मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग लक्ष्मण स्वामी मुडलयर। तो टोटल मेंबर्स जो थे, जो आपको याद रखना ही रखना है, टोटल मेंबर्स जो थे, शाबाश, that was actually 9, that was actually 9। so total अगर हम बात करेंगे 9 members were there, तो 9 members को बेटा आपने याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। सो दिस वाज एक्चुअली द रिपोर्ट। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेंगे, इसको रिपोर्ट तैयार करना था किसके रिलेटेड, सेकेंडरी एजुकेशन के रिलेटेड, नथिंग मोर देन दैट, because it is wholly and solely related with what we called as इसकी एम सजेस्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हम इंप्रूवमेंट करेंगे, बाकी बाकी चीजें, बट रिवॉल्विंग अराउंड द सेकेंडरी एजुकेशन, इट वाज द मेन थ्रस्ट ऑफ दिस वेरी कमीशन। गॉट माई पॉइंट, वेरी नाइस ऑफ यू। तो चलिए अब शुरुआत कर दिए। देखो मैं रिकमेंडेशंस पे यहाँ पे जोर नहीं दूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट रहेगा दैट इज ओनली एम्स। लेकिन एम्स से पहले लेट अस हाईलाइट सम डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज पर द लक्ष्मण स्वामी मुडलर। और जो राधा कृष्ण ने भी कहा कि कौन से डिफेक्ट्स मुझे देखने को मिले वाइल सर्विंग होल कंट्री, राइट। तो थोड़ा बहुत जल्दी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हाँ बेटा, डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैं पहला पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगा, ज्यादा नहीं। तो याद रखेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द लाइफ, simply the root memorization, and they know nothing what we have to do in the future. So it was totally it was isolated from life. Number first, isolated from life, this was the first defect
without aims, है ना? First one, with isolated from the life. Number next is it was very much narrow. जी हाँ बेटा, and one sided. And one-sided. Teacher enter into the class, delivers the lecture without knowing whether my students understood the content or not. It was narrowly one-sided, isn't it? And more importantly, medium of instruction was English. So many of the students face lot of problems. Isn't it, my dear? तो यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यस, ये भी एक बड़ा मसला था. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश. ये बहुत मसला था, क्योंकि जब मैं आपको मैकॉले मिनट पढ़ाऊंगा ना, वहां पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना कि किसको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखेंगे. लेटर ऑन द इशू वाज रिजॉल्व्ड, बट वन साइडेड. उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफरेंस दी. उन्होंने इंडियन लिटरेचर के ऊपर मैलिशियस जोक्स क्रैक किए. उन्होंने कहा कि जो पूरा इंडियन लिटरेचर है दैट इज वर्थ देन वन शेल्फ ऑफ यूरोपियन लिटरेचर. आप ये जो पूरा इंडियन लिटरेचर है दैट इज इक्वल टू ओनली वन शेल्फ ऑफ यूरोपियन लिटरेचर. इंडियन स्कॉलर की धज्जियां उड़ाई, कोई वहां पे रेस्पेक्ट नहीं किया. उन्होंने कहा कि स्कॉलर इज दैट हु हैज रेड जॉन मिल्टन's पोइट्री, शेक्सपियर पोइट्री, उसको हम स्कॉलर कहेंगे. इंडियन स्कॉलर वो नहीं है जो संस्कृत वाला लिटरेचर पढ़ेंगे. अगर आप संस्कृत पढ़ाओगे बच्चों को, यू आर एक्चुअली टीचिंग फॉल्स थिंग्स. सो हमें क्या करना है, पूरा जो इंडिया का लिटरेचर है इसको पहले कन्वर्ट करो अंग्रेजी में, तब जाके ये सही बनेगा. समझ आ गया? So they created malicious jokes on what Indian literature and highly criticized that. So since ये medium of instruction अभी क्या था इंग्लिश, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी किन बच्चों में, इंडियन बच्चों में. तो दैट इज व्हाई इट वाज अ डिफेक्ट. जो डिफेक्ट आप देखो, medium of instruction was, and there was defective methods of teaching as well. Defective, shabash, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, MOT, ये याद रखना है बेटा. डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग. एंड वन मोर थिंग, ओवर क्राउडेड क्लासेस. जी हाँ, देयर वर ओवर क्राउडेड क्लासेस, dearth of classrooms, dearth of infrastructure that demotivates the student to join the schools, isn't it? And one more thing, that is defective examination system, defective curriculum and examination pattern. ठीक है बेटा. सो दीज आर सम हाईलाइटेड डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. तो मे बी इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के डिफेक्ट्स क्या है, तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हो. इट इज नॉट अ बिग इशू फॉर यू पीपल, सो यू कैन इजीली गो थ्रू दैट. यस, तो अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो असल में हमें एक्चुअली पढ़ना है, वो क्या है बेटा? यस, दैट इज एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर द रिपोर्ट. 4 एम्स में बताऊंगा बेटा, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट है. क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशन एज पर मुडलायर कमीशन. अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से एम्स है, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे. तो सबसे पहले बिल्कुल टू द पॉइंट, सिंपल मैं बढ़ाऊंगा, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे. फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. मस्ट रिमेंबर, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. ये बड़ा मसला था. इस चीज को मतलब हाउ कैन वी डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप अमंग स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे. सो ये आपको याद रखना है. ये वाली एम हम कैसे अचीव करेंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स, एजुकेशन का काम इतना है कि एजुकेशन से हम अपने बच्चों में डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप करें. लेकिन ये डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप तब तक नहीं आएगा
शाबाश, तब तक नहीं आएगा जब तक आपको फॉलोइंग पॉइंट्स डेवलप नहीं होंगे। और वो पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स कैसे डेवलप होंगे, वो भी एजुकेशन का काम है। तो देखो बेटा, वी कैन डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप ओनली व्हेन वी डेवलप व्हाट, नंबर वन स्टूडेंट में क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। जी हाँ बेटा, क्लियर थिंकिंग। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इज पॉसिबल बाय, नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना है। पहला क्या है, पहला क्या है, देखो मुडलियार कहता है एजुकेशन का काम है टू डेवलप, शाबाश, टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप अमंग स्टूडेंट्स। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स में क्या डेवलप करनी है, क्लियर थिंकिंग। ये कौन करेगा, ये भी भाई एजुकेशन का काम है, ये भी एजुकेशन का काम है, क्लियर थिंकिंग। नंबर नेक्स्ट इज इनमें स्पीच की क्लियरेंस, ability to speak, ability to write. So when the students have ability to write and ability to speak, definitely tomorrow he can understand what democracy is, what are the fundamental rights, what are my rights, isn't it my dear? He or she can become the good member of the society, that is democratic citizenship. सो डेमोक्रेटिक सिटीजन पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन ऐसे दो कि बच्चे में क्या डेवलप हो जाए, क्लियर थिंकिंग। नॉट ओनली दिस, वी हैव टू प्रमोट क्लियरनेस इन स्पीच एंड राइटिंग, क्लियरनेस इन स्पीच, क्लियरनेस इन स्पीच एंड राइटिंग, वेरी नाइस। That is the second point. And the third point is you must have the art of living with community. Because you are the part of the society, you are the part of the community, you must have the ability how to deal with your community. If there is any problem in your community, you have to take part in that very problem. You have to treat the community's problem as your own problem. ये कब आ सकता है, ये एम्पैथी, ये सिंपैथी वाला पार्ट कब आएगा, जब आपको वैसी तरबियत दी जाएगी, जब आपको वैसा एजुकेशन दिया जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट इज, until and unless you do not participate in the community's problem, you do not have democratic citizenship. No, not at all. So this is the most important point that I must say, ki we must participate. Yes, art of living with the community, art of living with the community, exactly, art of living with community. जी हाँ बेटा। And number third point, you must love your country, sense of true patriotism. जी हाँ बेटा, sense of true patriotism, इसको हम कहते हैं दूसरा प्रो सोशल बिहेवियर। इसका क्या मतलब है, if you love yourself, you will love your family. If you love your family, you will love your community. If you love your community, you will love your society. If you love your society, you will love your entire country. This is what patriotism sense is concerned. तो पेट्रोटिज्म सेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने आप की हिफाजत नहीं करोगे। समझ आ गया बेटा? सो दिस इज द क्लियर कट। तो ये एक एम है, दिस इज द फर्स्ट एम दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है बेटा, सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, इजंट इट? और हाँ, डेवलपमेंट ऑफ वर्ड, हाँ, सिटीजन, वर्ड सिटीजनशिप तब आपको समझ आएगा जब आप में ये सारी चीजें होंगी। दूसरा आप इसमें ऐड कर सकते हो डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ word citizenship, development of sense of citizenship। ये स्पेलिंग वगैरह आप खुद लिखोगे। सो वर्ल्ड सिटीजनशिप, आप जब आप में सेंस ऑफ ट्रू पेट्रोटिज्म आएगा तो वर्ल्ड सिटीजन, सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। सो यहां पे एक बात कर रहा है इंटरनेशनलिज्म की।
तो इंटरनेशनलिज्म के लिए भी द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यू विल नेवर bring war among the countries, so you will be peace loving, right? So international understanding जिसको हम कहते हैं, international understanding means world citizenship. आप ये concept ऐसे ही समझेंगे. तो this was the first aim of education as per Mudliar Commission. I hope बेटा इतना क्लियर है. चलिए दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी. जी हाँ बेटा, दूसरा improvement of vocational efficiency. The most important aim जब हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, दैट इज इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा कि बच्चे में डेवलप करो क्रिएशन ऑफ न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क. सो जब तक एक बच्चे को वर्क के साथ लगाव नहीं होगा, जब तक एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, तब तक उसमें वोकेशनल एफिशिएंसी नहीं आएगी. वोकेशनल एफिशिएंसी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ability to do any task, ability to do any type of work. So उसके लिए पहले पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है. किसका काम है? स्कूल्स का काम है बेटा, टीचर का काम है ना. अगर आप एकेडमिक्स में वीक हो, टीचर को पता चलना चाहिए कि ये बंदा एकेडमिक्स में नहीं चलेगा, इसमें हम थोड़ा बहुत स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कोई स्किल पर्टिकुलर देंगे जिसमें इसका इंटरेस्ट हो. तो इसका मतलब है हम उसको वर्क रिलेटेड एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं. सो हाउ कैन यू इंप्रूव द वोकेशनल एफिशिएंसी? सो बाय क्रिएशन ऑफ न्यू एटीट्यूड्स टू वर्क, क्रिएशन ऑफ न्यू. So creation of new attitude to work, new attitude to work. This is very much important, my dear. Not only this, we have to inculcate some technical skills and efficiencies among the students. So अगर मैं चाहूंगा कि मुझे इंप्रूव करना है वोकेशनल एफिशिएंसी, तो मुझे कुछ टेक्निकल स्किल्स and efficiency. This is second requisition for improvement of vocational. Yes, okay. So these are the 2 points that you must be knowing if you are dealing with what type of improvement of vocational efficiency. So in order to improve the vocational efficiency, first of all हमें एटीट्यूड डेवलप करना है, वर्क एटीट्यूड डेवलप करना है बच्चे में, क्योंकि उसके लिए नया है. वो पढ़ाई के साथ शिफ्ट करना दूसरे काम में, तो क्रिएशन ऑफ न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क. सो अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम इसको इंप्रूव करा सकते हैं वोकेशनल एफिशिएंसी से. वोकेशनल एफिशिएंसी आज की क्या बात है? आज हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मोर द टेक्नोलॉजी तो मोर इज द स्किल एंड मोर इज द एफिशिएंसी. तो हमें टेक्नोलॉजी को एफिशिएंसी के साथ रिलेट करना है. अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करोगे, यू विल बिकम स्किलफुल एंड एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आप के अंदर आ जाएगी. चलिए बेटा, हो गए 2 एम्स, ठीक है ना बेटा. तीसरी एम जो है एज पर मोडलियर कमीशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. तो देखो तीसरी एम जो है हमारी, यस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. तो so far as this development of personality is concerned, it is one of the aim as recommended by Mudliar Commission. तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके अंदर जो पावर है, इसको रियलाइज कराना एजुकेशन का काम है. If you are creative, if you have whatever the personality you have, so there is a realization of your potential. तो realization of your potential, once I know your potential, I can definitely develop your personality, my dear. तो पहला पॉइंट क्या है? Realizing the creative source of energy. Realizing the creative source of energy.
तो जब तक ये क्रिएटिव एनर्जी बच्चे की आपको समझ में नहीं आएगी तब तक इट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, यू यू विल नेवर गेट टू नो how I can develop my child's personality, because you realize the creative source of energy and accordingly you will shape the personality of the person. Okay, and another is, अगर इसका इंटरेस्ट नहीं है तो you have to cultivate the interests. So cultivating interests, this is again one of the factor that will help you to develop the personality of a child. So cultivating rich interests. ठीक है, exactly. Another point, हम कहते हैं ना, गांधी जी को पहले कहा था हाउ इट इज पॉसिबल यू कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अ चाइल्ड. उसने कहा व्हेन आई शो एम्पैथी एंड सिंपैथी. सो वी मस्ट हैव concept in our mind, dignity, isn't it, honor. I should love my students. If I love my students, I care for them, isn't it? I am giving respect, I am giving honor to my students. If I am giving so, if I am doing so really, by Allah, पर्सनैलिटी विल ऑटोमेटिकली डेवलप. आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस बैच में हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं एज ए टीचर. कोई प्राइवेट स्कूल में है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में है. तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो रिलेशन है ना टीचर एंड स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट को एक फेथ होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ होता है किस पे, एक टीचर पे. अगर टीचर थोड़ा बहुत अनटुवर्ड बिहेवियर दिखाएगा ना, नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट की पर्सनालिटी पूरी तरह से बिखर जाती है, शैटर्ड हो जाती है, बिकॉज उसको एक एक्सपेक्टेशन लेवल होती है बच्चे की. तो ऑनर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर मैं बच्चे को ऑनर दूंगा ना तो बच्चा भी मुझे ऑनर देगा. तो ये डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज टू वे कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट वन वे, isn't it? तो ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी करने के लिए गिविंग अ प्लेस ऑफ ऑनर. यस माय डियर, गिविंग अ प्लेस ऑफ ऑनर. इसमें और एक चीज मैं बताऊंगा, गिविंग अ प्लेस ऑफ ऑनर. हाउ कैन यू गिव प्लेस ऑफ ऑनर? से फॉर एग्जाम्पल बच्चे को साइंस पसंद नहीं है, अगर आप उसके साथ कितना भी प्यार करोगे ना, लेकिन उस साइंस वाला जो मसला है ना उसके साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, यू आर नॉट गिविंग ऑनर टू द चाइल्ड. अगर बच्चे को मैथ पसंद नहीं है, अगर उसको आर्ट्स पसंद है, अगर उसको पेंटिंग पसंद है, अगर आप उसको उस पेंटिंग की तरह ले जाते हो तो यू आर गिविंग ऑनर टू द चाइल्ड. जी हाँ बेटा, ये असल में मकसद है, गिविंग अ प्लेस ऑफ ऑनर. हाँ, कोई अगर किसी को आर्ट में ज्यादा पसंद है, क्राफ्ट में पसंद है, म्यूजिक में पसंद है, तो यू कैन डेवलप like hobbies in a child when you give honor of these very subjects to the child. So this is again one of the important aim that you need to understand. The last and foremost important fourth one aim so far as Mudlier Commission is concerned, it is or development of the qualities for leadership. To develop leadership, LEADR, leadership qualities. जी हाँ, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी आपको पढ़ाया था, है ना. तो ये बिल्कुल सिंपल है, टू द पॉइंट है, आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैंने खाली 4 एम्स को हाईलाइट किया. उन 4 एम्स को आपने दिमाग में रखना है, याद रखना है. देखो क्या क्या मैंने बोला, जस्ट हैव ए क्विक रिविजन बेटा. मैंने पहले कहा नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. याद रखना पड़ेगा, याद रखना है. हाँ, इसको करने के लिए यू मस्ट हैव क्लियर थिंकिंग, क्लीननेस इन स्पीच एंड राइटिंग, आर्ट ऑफ लिविंग विद कम्युनिटी, सेंस ऑफ ट्रू पेट्रोटिज्म, एंड यू हैव डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप. राइट. सेकेंड पॉइंट मैंने कहा
इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। इसको अचीव करने के लिए यू हैव टू क्रिएट ए न्यू एटीट्यूड टू वर्क टू द स्टूडेंट्स एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड एफिशिएंसी। गॉट माय पॉइंट। एंड द थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी रियलाइजिंग द क्रिएटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, cultivating interests and giving a place of honor to different subjects for the students, right? And another is to develop a leadership qualities। ये ऑलरेडी हम आपके साथ आपको पढ़ा चुके हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इफ यू रियली वांट टू नो द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, वी मस्ट इनकलकेट लीडरशिप क्वालिटीज अमंग आवर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल फॉर व्हाट? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट में जो एज पर योर सिलेबस है, तो वो है कोठारी कमीशन। एक मिनट। जी हाँ बेटा, वी हैव कोठारी। यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। इंडियन एजुकेशन कमीशन। जी हाँ बेटा, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए। हाँ, और एक पॉइंट मैं भूल गया। आपको पता है जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये डेवलप हुआ था 1950 में। तो 1950 से लेकर 2014 तक इसका नाम यही था। फिर इसका नाम चेंज किया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको पता है ये हमें प्रोवाइड करते हैं वो 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स। और 1950 से लेकर 2017 तक कितने 5 ईयर प्लान्स आ गए थे? 12। आप ये याद रखेंगे। मुझे दरअसल कुछ और कहना है। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, अब इसको प्लानिंग कमीशन नाम हटाया गया 2014-15 में। इसका नाम अब क्या रहा? नीति आयोग, एन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, राइट। तो ये हमें प्रोवाइड करता है कि 5 साल में हमारे डेवलपमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, है ना। जिस तरह आप सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स पढ़ते हो कि 5 साल में हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, तो ये प्लानिंग कमीशन का काम है ना, 5 ईयर प्लान्स। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका था मुझे, इसी में ये याद आया कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सिंस जो राधा कृष्ण कमीशन है वो किसी प्लानिंग कमीशन के तहत या 5 ईयर प्लान के तहत नहीं आएगा, क्योंकि वो 1948-49 में बना। लेकिन प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950 में। तो 1950 जो पहला 5 ईयर प्लान आया, उसी में सेकेंडरी एजुकेशन भी आया। तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड। इस तरह क्वेश्चन आता है। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है, गूगल से आप सर्च करोगे कि जितने भी 5 ईयर प्लान्स है उनके डेट्स आप याद रखने हैं। तो जो जो कमीशन जिस डेट में आएगा वो आपको वैसे ही याद रहेगा। अगर से फॉर एग्जांपल मैं इंडियन एजुकेशन कमीशन की बात करूंगा 1964-66, और जब हम 5 ईयर प्लान्स निकालते हैं तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में आता है। FYP जिसको आप कहते हो, थर्ड 5 ईयर प्लान में आता है। इसी तरह NEP 1968 आप आ सकते हैं 19 लेकिन ये कब तक था ये 5 ईयर प्लान सिस्टम? ये 214 तक। उस वक्त तक कितने आए थे टोटल? 12। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहला और लास्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम जो है, सेकेंडरी एजुकेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइबल फॉर द टीचर्स। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी याद हो। सेकेंडरी एजुकेशन जो है, आई रिपीट, सेकेंडरी एजुकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बाइबल फॉर टीचर्स।
बाइबल फॉर टीचर्स। इसका जो और एक नाम है दैट इज बाइबल फॉर टीचर्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये पे मैं जिम्न नहीं याद। चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं किस चीज की। हाँ, इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन। लेट मी टेल यू बेटा, इंडियन एजुकेशन कमीशन अगर हम बात करेंगे ना, एक आया था 1882 में जिसका नाम है हंटर कमीशन। ये आया था, लेकिन ये आया था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। प्री इंडिपेंडेंस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड माय डियर। सो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो है वो ये है 1882 वाला। अगर वहां पे क्वेश्चन आया ना फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये लिखना है। अगर क्वेश्चन आया फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस आ गया तो ये वाला जो अभी हम आपके साथ पढ़ेंगे जिसका नाम है कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन जो है ये आया है दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये आया 1964-66 में। बेटा याद रखना है, याद रखना है, याद रखना पड़ेगा, क्यों? यू आर बाउंड टू मेमोराइज इट। इससे नहीं चलेगा, याद आपको रखना ही पड़ेगा, है ना बेटा। तो चलिए, अब ये क्या है, मुझे यहां पे खाली फोकस करना है एम्स ऑफ एजुकेशन पे, जो कि आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, पहला पॉइंट किसके रिलेटेड? इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड। इसको हम कहेंगे पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन। क्यों कोठारी कमीशन? क्योंकि इसका जो चेयरमैन है दौलत सिंह कोठारी है, और ये जो दौलत सिंह कोठारी है ये यूजीसी का चेयरमैन भी रह चुका है। ये यूजीसी का चेयरमैन भी रह चुका है बेटा, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, सो दौलत सिंह कोठारी इट वाज अ चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेटिस कमीशन, और इसको अपॉइंट करा गया। अपॉइंटमेंट कब हुई? कब? 14th जुलाई। यस, इट इज 14th जुलाई 1964। चलो भाई, हो गया, इतना तो याद हमको रह गया कि 1946 में। ओके, बट क्या एडवाइस किया गया है, इसको काम क्या करना था? जैसे राधा कृष्ण को हायर एजुकेशन सौंपा गया, मुडलियार को सेकेंडरी, बट व्हाट अबाउट दिस? इसने एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट तैयार की। इसने इंक्लूड सेकेंडरी को भी किया, टेरिशरी को भी किया, और प्राइमरी को भी किया। तो इसका मतलब है इसके बिना पे इसको क्या कहा गया? नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। नीदर इट इज रिलेटेड विद प्राइमरी नॉर एंटायर एजुकेशन सिस्टम। सो कल ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है, among which of the following commission studied entire education system at national level? So this is कोठारी कमीशन। ओके बेटा, तो इसने एडवाइस कैसे की? इसको नेशनल पैटर्न। जी हाँ बेटा, इसको एडवाइस किया गया क्या कि आपको नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन फ्रेम करके देना है। नेशनल एजुकेशन पैटर्न। तो इसमें इसने क्या क्या सिलेक्ट किया? फोकस इज ऑन, दूसरा पॉइंट, ऑन एंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और आपको ये वाला पॉइंट भी मैं बताऊंगा, इट इज वर्थ नोटिंग हियर। जो पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी तो उसकी बेस कोठारी कमीशन बनी थी, ये याद रखना। तो कोठारी कमीशन इतना स्ट्रॉन्ग कमीशन है, इतना कॉम्प्रहेंसिव कमीशन है, क्योंकि उसकी बेस जो है ना, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पहली बार आई थी 1968 में, इंदिरा गांधीयन फिलोसफी सिस्टम, तो उसकी जो बेस थी वो कोठारी कमीशन ही थी। ये याद रखेंगे बेटा। सो यहां पे हम लिखेंगे बेस फॉर what? NANPE 1968, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की टेन्योर पे इसकी जो ये बेस है इतना स्ट्रॉन्ग है, ये याद रखना है बेटा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तो इसका जो स्लोगन था ट्रांसफॉर्म। इसको ट्रांसफॉर्म एंटायर एजुकेशन सिस्टम करना था, तो बनाना था नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ट्रांसफॉर्म इनटू नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन भी इसको कहते हैं, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके ओके, चलिए बेटा, इसमें दूसरा पॉइंट जो है, इस कमीशन को चलाने के लिए कमीशन ने 12 टास्क फोर्स सेटअप किए। टास्क फोर्स, 12 टास्क फोर्स सेटअप बाय द कमीशन। इंपॉर्टेंट इसमें, एंड 7 वर्किंग ग्रुप्स। डायरेक्टली यही क्वेश्चन आते हैं बेटा, 7 वर्किंग ग्रुप्स। तो अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन, हाउ मेनी टास्क फोर्सेस एंड हाउ मेनी वर्किंग ग्रुप्स वर सेट अप? 12 टास्क फोर्स एंड 7 वर्किंग ग्रुप्स, ये याद रखेंगे। और इसने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरह से डिस्कस किया, एंड ये पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट करने के लिए इट टुक 21 मंथ्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितने महीने लगे इस पूरे कमीशन के ड्राफ्ट को बनाने के लिए? 20 मंथ्स, ठीक है। और टास्क कब बिगिन किया, यानी शुरुआत कब की? बिगन ऑफ टास्क, इन्होंने टास्क शुरू कब की? इट वॉज 2 अक्टूबर 1964, गांधीयन बर्थडे, 2 अक्टूबर 1964। द पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कब? 29 जून 66, 29 जून 1966। और रिपोर्ट में कितने पेजेस थे बेटा? 1600 पेजेस, 1600 पेजेस इसमें थे, ठीक है। और पे बना, जो ये ड्राफ्ट बना, उसके ऊपर जो कवर लेटर था, दैट इज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। हाँ, तो टाइटल क्या रखा गया? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये याद रखो, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट, यस। तो आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ 21 मंथ्स, लेटर आफ्टर 21 मंथ्स के बाद इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया, ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द मेन जो है इसमें, दैट इज एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो हियर वी गो, यस, एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कोठारी कमीशन, ये याद रखना। मैं इसका कोट लिखूंगा पहले। द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन हिज और हर क्लासरूम। ये कोट इसका है, ठीक है। तो एम्स की अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, सिंपल एम्स है। पहला 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 इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, नंबर फर्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन का काम है अमीर बनाना,
है ना? तो वी नीड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इजंट इट? तो जितने ज्यादा इंजीनियर, जितने ज्यादा डॉक्टर्स, इसका मतलब है हमारा जीडीपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? एग्जैक्टली exactly. अगर आप कोई काम करते हो, आप कोई बिजनेस रन करते हो, आपके दिमाग में क्या है? अगर आप एजुकेटेड हो, अपना बिजनेस रन बखूबी करोगे। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको नुकसान भी देना पड़ेगा। तो एजुकेशन से आपकी प्रोडक्टिविटी, जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना कि घटेगी, प्रोवाइडेड यू आर बीइंग गिवन सच काइंड ऑफ एजुकेशन। ठीक है बेटा? तो मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आई हैव टू मेक देम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। जितने ज्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना बेटा? मेरा नेशन डेवलप होगा। एग्जैक्टली exactly. तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी हमें अपने एजुकेशन में क्या क्या रखना पड़ेगा? तो नंबर 1, हमें साइंस की एजुकेशन देनी है। Yes, my dear. If you want to increase the productivity, so we need to provide science education and we need to have work experience. जी हाँ बेटा, तो विदाउट वर्क इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो साइंस एजुकेशन, साइंस आपको सिस्टमेटिक वे में प्रोडक्टिविटी देती है। साइंस को जब आप पढ़ोगे, आपको नए नए इन्वेंशन और नए नए डिस्कवरीज का पता चलता है। तो नए नए इन्वेंशन से आप अपना चाहे आप बिजनेस पढ़ाते हो, देखो मैं एक टीचर हूं, तो मेरा इन्वेंशन साइंस एजुकेशन से, नो डाउट मैं एजुकेशन पढ़ाता हूं, लेकिन इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन। ये साइंस की वजह से है ना बेटा? आप घर में आराम फरमा रहे हो, कमल के नीचे मेरा क्लास दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्लास दे रहा हूं, तो ये मैं साइंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी यार, मैंने साइंस का इस्तेमाल किया, है ना? अगर मैं आज भी जूम क्लास दूंगा, ये बाकी 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 ट्रेडिशनल वे में पढ़ाऊंगा, तो शायद प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये भी हमारा सेंस कहां से आता है? एजुकेशन से आता है। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो साइंस एजुकेशन रखो, हाँ, वर्क एक्सपीरियंस रखो। जी हाँ बेटा, another one, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू प्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी सिंपल साइंस एजुकेशन या एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। एप्लीकेशन, यू आर ए पीजेंट, आप एक फार्मर हो, आप साइंस का इस्तेमाल कर सकते हो, अपना जमीन को आप फर्टाइल बना सकते हो। यू कैन अप्लाई सम साइंटिफिक नॉलेज टू यूर फील्ड्स। इससे पैदावार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इजंट इट माय डियर? जो हमारे दादा दादी ने किया है एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम थी, बहुत कम थी, लेकिन आज हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज, ये साइंस कहां से आ गया? एजुकेशन से। तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जी हाँ बेटा, ये भी चीज है जो इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर इज स्किलफुल वोकेशनलाइजेशन। तो स्किलफुल, जितना ज्यादा हम स्किलफुल होंगे उतने ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ बेटा, समझ आया? तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी करने के लिए साइंस एजुकेशन इज देयर, वर्क एक्सपीरियंस इज देयर, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज एंड साइंटिफिक नॉलेज, एंड वोकेशनलाइजेशन मीन्स यू आर हाईली स्किलफुल। स्किलफुल बेटा, स्किल्ड, ट्रेंड, एटसेट्रा। तो इन चीजों से हमारे अंदर क्या हो जाता है? वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके बेटा, इट इज नेशनल लेवल, राइट? तो चलिए, दूसरा एम क्या है इसका? ये तो पहला था नंबर। नेक्स्ट इज माय डियर अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। जी हाँ बेटा, हम कहते हैं अचीविंग, यस, अचीविंग सोशल and yes, achieving social and national integration. देखो भाई, कॉमन चीज है, if you love your family, you can love your neighbors. If you do not love your family, you will not love your family, this neighbors. तो बात को समझने की कोशिश करो। सोशल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? हर किसी के साथ उठना बैठना अच्छी तरह से, एक बॉन्ड ऑफ कोहेसिवनेस, इजंट इट? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इंक्लूसिव। क्या बताऊंगा बेटा? इंक्लूसिव। से फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लासरूम है, मेरे क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे भी हैं,
डिसेबल्ड है, यानी दे आर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, और कुछ बिलो नॉर्मल एक्सेट्रा है। ठीक है, मैं एक टीचर हूं, अब मेरा काम क्या है, मैं कहूंगा कि जो डिफरेंटली एबल्ड है बच्चों आप अलग निकलो, मुझे खाली नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरा सोशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी नहीं, मेरा नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट होना चाहे इंक्लूजन। मेरा कॉमन सिस्टम है बेटा, कॉमन सिस्टम। मेरे पास चाहे लंगड़ा है, लूला है, विजुअली इंपियर्ड है, हियरिंग इंपियर्ड है, नॉर्मल है, मुझे सबको कॉमन स्कूल प्रोवाइड करना है। अगर मैंने कॉमन स्कूल प्रोवाइड किया तो आई कैन अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन बच्चा। ये याद रखना है, मैंने जात पात रिलीजन लैंग्वेज को कंसिडर नहीं किया, मैंने स्टूडेंट को कंसिडर किया। स्टूडेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट कास्ट, इजंट इट? मेरे लिए कास्ट माने नहीं रखता है, मेरे लिए रिलीजन कोई माने नहीं रखता है, क्लासरूम को जो छत है ना वो सबके लिए एक है। तो इन ऑर्डर टू अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन व्हाट आई नीड टू डू, शाबाश शाबाश, व्हाट आई नीड टू डू, तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, देयर मस्ट बी कॉमन स्कूल माय डियर। तो ये कॉमन स्कूल जो है वन ऑफ द ग्रेट रिकमेंडेशन, यस। और 1000 बार ये सवाल आ चुका है कि कॉमन स्कूल, नेबरिंग स्कूल कॉन्सेप्ट ये किसने दिया है, ये दिया है किसने, यस। इफ वी हैव अ कॉमन स्कूल देन वी कैन अचीव एग्जैक्टली। हमारे स्कूल्स में ऐसे सर्विसेज होने चाहिए, नेशनल सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, जिसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वंस वी पार्टिसिपेट वी कैन अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन माय डियर, इजंट इट? तो सोशल एंड नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करो, सोशल एंड नेशनल सर्विसेज, नेशनल सर्विसेज। तो कॉमन स्कूल्स रखने से सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन आ सकता है, सोशल एंड नेशनल सर्विसेज से क्या आ सकता है एग्जैक्टली तो वी हैव टू इनको पार्टिसिपेट। हमें बच्चों को कहना है कि आप पार्टिसिपेट करो, डिफरेंट जो कि आपके नेबरिंग कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें जाके आप पार्टिसिपेट करो। फलानी जगह स्कूल है, फलानी जगह कॉलेज है, वहां जाके आप पार्टिसिपेट करो एट नेशनल लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, व्हाटएवर। तो इससे हमारा सोशल एंड नेशनल आ सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्स्ट्रा जो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, तो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट। अनदर जो इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है कि ये नेशनल कॉन्शियसनेस क्या है। एजुकेशन का काम है ब्रिंग अमंग चाइल्ड दैट कॉन्सेप्ट दैट विल मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट नेशनल कॉन्शियसनेस इज। तो नेशनल कॉन्शियस इट इज काइंड ऑफ पेट्रोटिज्म, इट इज काइंड ऑफ वी मस्ट लव आवर नेशन। नेशन में बहुत सारे रिलीजन्स होंगे, लैंग्वेजेस होंगे, देयर शुड नॉट बी रिलीजन बैरियर, रिलीजियस बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, रीजनल बैरियर, कास्ट बैरियर, नो, it will create a problem. So there must be common things. If there are common things then we can achieve social and national integration. So we must promote national consciousness. Exactly beta. So promotion of national कॉन्शियसनेस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ओके। एंड थर्ड वन ये हो गया, दो एम्स हो गए। अब तीसरी जो एम है ना बेटा, दैट इज एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, accelerating the process of modernization. Modernization does not mean वेस्टर्नाइजेशन कि उसने ऐसे कपड़े पहने मैंने अपनी, मॉडर्नाइजेशन माइंडसेट में आना चाहिए। आप देखो फिनलैंड में, जर्मनी में जो स्कूल सिस्टम है और हमारा स्कूल सिस्टम क्या है, अगर हम वही अडॉप्ट करेंगे तो हम अपने समाज में डेवलपमेंट ला सकते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ ला सकते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सकते हैं। दैट इज मॉडर्नाइजेशन बेटा। मॉडर्न प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न स्टेम में आना, तो वेस्टर्नाइजेशन के साथ मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर वेस्टर्नाइजेशन में हमारा ड्रेस कोड, हमारे बाकी चीजें वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो एकल्चरेशन एनकल्चरेशन वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम सोशल चेंज हम पढ़ाएंगे आपको। मॉडर्नाइजेशन
मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, हमको ये नहीं समझना है कि वी आर फ्रॉम वी हैव ओल्ड ट्रेडिशंस, वी विल नॉट एक्सेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. We have to accept the science and technology. We have to develop our system, my dear. So that is why we called ourselves as modernization, right? तो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को अगर आप अडेप्ट करोगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अगर जिस चीज से आपकी सोसाइटी को फायदा मिलता है ना, उस चीज को ओवन करने की कोशिश करो. जिस चीज से आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसको आप सेग्रीगेट करो, है ना बेटा? सो एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट. यस, तो ये कैसे हो सकता है? अगर अगेन साइंस एजुकेशन हमारे जहन में आएगा. तो नंबर फोर्थ वन जो एम्स ऑफ एजुकेशन में इसका आता है, ये तो हो गया एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सोशल. यस, social cultivating social, moral and spiritual values. Moral and spiritual values. This was also the aim of education as per the Kothari Commission is concerned, my dear. So this was all about. यहाँ पे भी खाली 4 एम्स की बात मैंने की. ये कोठारी कमीशन की एम्स है बेटा. इसमें अगर क्वेश्चन आएगा, कोठारी कमीशन को लेकर क्वेश्चन आया है, आई थिंक 2016 पेपर में क्वेश्चन आया है. आई डोंट नो +2 में आया कि +3 में आया, बट क्वेश्चन आया है. वो आप आराम से करोगे इंशाल्लाह. आई होप दैट आप आराम से करोगे. So this was all about today's lecture, and we have completed one more topic from your syllabus. Now inshallah next Monday हम वैदिक पीरियड, वो बुद्धिस्ट पीरियड एटसेट्रा वो पढ़ाएंगे. लेकिन इसके अलावा मैंने आपको कहा था NEP 2020 या NPE 19. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. पहले हम वो करेंगे कि जो सिलेबस में है वही टारगेट करेंगे. तो आप अपनी राय दो. आपकी राय इंपॉर्टेंट है बेटा. आप ही बताओ कि हमें NEP 2020, NEP 1986 के रिकमेंडेशन, सॉरी एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ाने हैं कि हम डायरेक्टली पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे. तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता दो. और कैसा रहा हमारा क्लास आज का, तो वो भी बताती जाए प्लीज. सारे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. हेवी ही नैप सिलेबस. ठीक है, ठीक है. Okay, I received a question multi-purpose school. It is Mudliar Commission है. वो रिकमेंडेशन में है बेटा. और उसने पेज सेटिंग स्कूल उसका कॉन्सेप्ट दिया है. मल्टीपर्पज स्कूल, डाइवर्सिफाइड करिकुलम के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है. तो चले बेटा, बहुत सारे देयर इज वो मुझे लगता है नहीं 8 बजे शाहजहां नहीं हो सकता है क्लास. नॉट पॉसिबल. टाइमिंग यही रहेगी.
ओके, ऑन व्हाट्सएप आई विल क्रिएट अ पोल एंड देन यू डिसाइड अकॉर्डिंगली. ठीक है बेटा. चले, एनीवेज इट वाज गुड सेशन. ओके, थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू. फिया